हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम कुछ फंडामेंटल्स थ्योरम्स करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है इंट्रिंसिक इक्वेशंस। सो व्हाट इज intrinsic equations? So if a curve is specified in such a way that its curvature and torsion are function of arc length as curvature kappa is function of x and torsion is also a function of x. S is arc length, then these are called intrinsic or natural equation of the curve. तो इस इंट्रिंसिक इक्वेशंस का मतलब ये है कि जब हम किसी स्पेसिफिक कर्व की जो कर्वेचर हो और जो टोर्शन हो वो दोनों आर्क लेंथ के फंक्शन हो, या मतलब सिंपली यू कैन से कि जो कर्वेचर और टॉर्शन है वो एस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो उन इक्वेशंस को, उन रिलेशंस को हम इंट्रिंसिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व बोलेंगे। ओके, नाउ दिस some fundamental theorems for the space curve. First is uniqueness theorem for the space curve. So statement of this theorem is a curve is uniquely determined except as to position in space when its curvature and torsion are given function of its arc length. तो what this mean कि अगर हमारे पास जो कर्वेचर और जो टॉर्शन है वो हमें गिवन हो और दे आर फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ, मीन टू से दैट हमें अगर इंट्रिंसिक इक्वेशंस गिवन हो तो हम एक यूनिक कर्व फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इट मीन दैट हर कर्वेचर और टॉर्शन के लिए एक यूनिक कर्व एग्जिस्ट, यूनिक कर्व होगा। मतलब एक कर्वेचर फंक्शन दिया है, टॉर्शन दिया है आपको, तो उससे एक यूनिक कर्व होगा उन पर्टिकुलर कर्वेचर और टॉर्शन के लिए। एक कर्वेचर और टॉर्शन के लिए दो कर्व नहीं होंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए प्रूफ में मैंने मान लिया लेट देयर आर टू कर्व्स, मैंने मान लिया कि एक C1 है और एक C2 है जिसके लिए कर्वेचर और टॉर्शन गिवन है। तो इस C1 के लिए भी और C2 के लिए भी मैंने कर्वेचर जो है वो इक्वल मान लिए और टॉर्शन मान लिया। इसका मतलब C1 का भी और C2 का भी कर्वेचर K है और C1 और C2 का दोनों का टॉर्शन जो है वो टॉ मान लिया, and this curvature and tau depending upon S. So now if C2 is moved with deformation so that the 2 points on C1 and C2 corresponding to same value S coincide, यहाँ पे विदाउट डिफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, विदाउट डिफॉर्मेशन। हमने इस तरह से उसको C2 को मूव किया, स्पेस में दो कर्व पड़े होंगे ना, इस तरह से कोई कर्व दो मान लिया हमने, तो हमने इस कर्व को सीधा उठा के यहाँ पे रख दिया, नहीं इस कर्व का नेचर चेंज करा, जैसे उसको हमने शिफ्ट करा इधर से विदाउट डिफॉर्मेशन। सो इस ढंग से करा कि 2 points on C1 and C2 corresponding to the same value S coincide, वो इस ढंग से करें कि वो पॉइंट coincide कर जाए। Here subscript 1 for curve C1 and 2 for C2, तो subscript 1 हम कर्व C1 के लिए यूज करेंगे और 2 हम C2 के लिए फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस।
So we just take dot product of T1 and T2. So T1 is nothing but it is tangent for curve C1 and T2 is tangent for curve C2. Means so अगर हम इनको differentiate करेंगे तो by product rule we get this result. और यहाँ पे हमने परनेट फॉर्मूला लगा देंगे. सो टी डैश जो होता है वो कप्पा एन में होता है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट हमने 2 यूज करिए तो कप्पा पे भी और एन पे भी यूज होगी. और टी वन डैश विल बी कप्पा वन एन वन. बट हमने कम्मा जो कप्पा है या कर्वेचर है दोनों के लिए कांस्टेंट मान रखा है, सेम मान रखा है, नॉट कांस्टेंट, सेम मान है. सो कप्पा वन एंड कप्पा टू विल बी के. इसको के से रिप्लेस कर देंगे तो के कॉमन आउट आ गया तो हमारे पास बना T1 डॉट टू N2 प्लस N1 डॉट T2. ओके, सो इसको हमने यही पे छोड़ दिया. नाउ हमने इनके प्रिंसिपल नॉर्मल ले लिए दोनों कर्व्स के, बट डॉट रख लिया और डिफरेंशिएट कर दिया. तो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट दिस वन द रिजल्ट. सो और बाई नॉर्मल्स का भी डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करी तो वो इस तरह से आएगा. अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करें, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कलर यूज करा है, येलो कलर. ये और ये टर्म कट जाएगी आपस में, और ये वाला टर्म इसके साथ कट जाएगा, और ये वाला टर्म जो है वो इसके साथ कटेगा, और ये वाला टर्म जो है वो इसके साथ कटेगा. तो राइट हैंड साइड में क्या होगी, 0 होगी. और यहाँ पे हमने कंबाइन कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को. सो व्हाट वी गेट कि T1 डॉट T2 प्लस N1 डॉट N2 प्लस V1 डॉट V2 का जो डिफरेंशिएशन है रिस्पेक्ट टू S इक्वल टू 0 है. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, अगर हम इनको इंटीग्रेट कर दें both sides, so what we get, dot product of T1 T2 plus N1 N2 plus V1 V2 equal to constant. If देखिए अब इसमें हम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट वी डू, अगर हम इस C2 को, if C2 is moved in such a manner that at S1 equal to 0 the two triodes T1 T1 N1 V1 and T2 N2 V2, ये ट्रायोड्स फॉर C1 कर्व के लिए, ये C2 कर्व के लिए, और ये कोइंसाइड होगा. इस ढंग से हम दोनों कर्व्स को S इक्वल टू 0 पर रखेंगे कि इनके जो ये यूनिट टेंजेंट और नॉर्मल्स हैं ये आपके कोइंसाइड कर जाएं. तो इससे क्या होगा, T1 T2 आपका इक्वल हो जाएगा, N1 N2 इक्वल हो जाएगा, और V1 V2 इक्वल हो जाएगा. तो इस कंडीशन से हम फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें. ठीक, देखो जब हमने कांस्टेंट फाइंड आउट करना तो कोई ना कोई तो हमें इनिशियल कंडीशन देनी पड़ेगी तभी कांस्टेंट फाइंड आउट होगा. ठीक, क्योंकि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एवरी सिचुएशन. तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं ये T1 T2 और N1 N2 और B1 B2 इक्वल होंगे, और इन दैट केस अगर ये इक्वल होंगे तो T1 डॉट T2 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा. तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3. तो इन दैट केस कांस्टेंट आपका 3 आ जाएगा. तो ये अगर ये टेंजेंट वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट का एडिशन 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ 3 डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 3. अगर T1 N1 B1 डायरेक्शन कोसाइंस एक वेक्टर के हो गए, ये दूसरे के हो गए, इनका अगर हम सम ऑफ 3 डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू 3 आ रहा है, ये कब आएगा कांस्टेंट, इफ ईच एंगल इज 0 और इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. या तो वो एक ही डायरेक्शन में होंगे या वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 0 एंगल बनेगा, या सो ऑब्वियस इनका डॉट प्रोडक्ट
जो आएगा क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। कोसाइन ऑफ 0 इज 1। सो तीनों का यहां से हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, फॉर each pair of corresponding points t1 equal to t2 and n1 equal to n2, and b1 equal to b2। सो अगर हम इस रिजल्ट से कुछ डिड्यूस करने की कोशिश करें तो व्हाट वी गेट, t1 equal to t2 is nothing but it is r1 dash equal to r2 dash। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो व्हाट वी गेट, r1 minus r2 is equal to a constant vector। बट एज s equal to 0, जैसे आपका s 0 होगा तो ओपीएस है r1 minus r2 भी 0 होगा, और r1 equal to r2 equivalent at all the corresponding points, and hence the two curves coincide or the two curves are congruent, hence uniqueness। तो हमने दो डिफरेंट कर्व्स लिए थे और हमने ये प्रूव कर दिया कि वो कर्व्स डिफरेंट नहीं थे, वो सेम ही थे। सो दिस इज वेरी सिंपल proof of this। If you have any doubt you can ask। Okay, now come to the existence part। अगर हमारे पास कर्वेचर पता है, टॉर्सन पता है, तो क्या जरूरी है कि वहां पे कर्व एग्जिस्ट करे। सो इस पार्ट को हम करते हैं, ये क्या स्टेटमेंट है इसका, कि अगर हम कप्पा और टॉर्सन are continuous function of real variable s, then there exists a space curve for which curvature k is the curvature and tau is the torsion and s is the arc length measured from some suitable base point। तो मतलब वहां पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा स्पेस कर्व, अगर हमारे पास ये शर्त ये है कि आपका ये जो कप्पा और टॉ है, जो फंक्शंस हैं एस के, या आप यू कैन से जो इंट्रिंसिक इक्वेशंस हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन जो है दैट दिस वुड बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एस। अगर वो होंगे तो डेफिनेटली वहां पे एक स्पेस कर्व एग्जिस्ट करेगा जिसका कर्वेचर के होगा और टॉर्सन टॉ होगा और एस उसकी आर्क लेंथ होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है प्रूफ। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। मैंने मान लिया डी अल्फा ओवर डी एस इज इक्वल टू कप्पा बीटा एंड डी बीटा ओवर डी एस इज इक्वल टू टॉ गामा माइनस कप्पा अल्फा एंड डी गामा ओवर डी एस इज इक्वल टू माइनस टॉ बीटा। तो ये वही है जो आपका अल्फा है वो टी है और जो बीटा है वो आपका एन है और जो आपका गामा है वो बी है। ठीक, बट जब तक कर्व की बात नहीं होगी तब तक हम ये नहीं ले पाएंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लिया और ये कहाँ से आया, ये आपकी फर्नेट फार्मूले से आया। ठीक है, जो फर्नेट फार्मूलेज हैं, सीरेंट फर्नेट फार्मूलेज हैं, वहां से ये रिजल्ट हमने यूज करा। तो एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई। ठीक, सो व्हाई दिस थ्योरम is system of differential equations admit a unique set of solution for a given set of values of alpha comma beta comma gamma at s equal to 0। इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा at s is equal to 0। तो दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी ना। सो इन पर्टिकुलर तो इसका सॉल्यूशन मैं मान लेता हूँ, एक बार मैं अल्फा को 1 मान लूंगा, इसको 0 0 ले लिया, फिर इसको 0 इसको 1 इसको 0 और फिर इसको 0 इसको 0 और इसको 1। तो हम तीन सेट इस तरह से ले लेते हैं। इन पर्टिकुलर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सेट ऑफ
अल्फा बीटा गामा विच हैज द वैल्यूज 1 0 0 एट एस इक्वल टू 0। एक सेट और ले लिया, देर सेट है ये ले लिया मैंने, और एक तीसरा ले लिया अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 और विद वैल्यूज 0 1 0 एंड 0 0 1 एट एक्स इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। तो हमने 3 सोल्यूशन ले लिए इसके और ये यूनिक सोल्यूशन हो गए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस गामा 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव लेके चले। सो इफ यू डिफरेंशिएट इन रिस्पेक्ट टू एस वी गेट 2 टाइम ऑफ अल्फा 1 डैश प्लस 2 टाइम बीटा 1 डैश प्लस 2 टाइम गामा 1 डैश रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं। और फिर ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है उनको यूज कर लिया, ठीक। और क्योंकि वो सेटिस्फाई करेंगी अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1, सो वहां से हमने 3 इक्वेशन को यूज करके हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। और यू सी इससे ये देखो, ये जो येलो टर्म, येलो से जो मैं कैंसिल आउट कर रहा है, ये टर्म इससे कट गई और ये इससे कट गई। तो व्हाट वी दिस वी गेट राइट हैंड साइड 0। अगर हम इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करते हैं तो व्हाट वी गेट, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर प्लस गामा 1 स्क्वायर इक्वल टू C1 कांस्टेंट आ गया। अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, तो हमने एस इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू यूज कर ली जो ऊपर हमने सेट ऑफ सोल्यूशन लिया था, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 की वैल्यू यूज कर दी, तो यहाँ से C1 की वैल्यू 1 है। सेम इसी तरह से हम ये दूसरे सेट के लिए कर सकते हैं, तो उससे भी यही रिजल्ट आएगा, अल्फा 2 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर प्लस गामा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसी तरह थर्ड के लिए भी यूज करेंगे, ठीक। इसके केस में हमारे पास जो सेट है वो 0 1 0 है, ये यूज करेंगे। और इस केस में हम 0 0 1 यूज करेंगे। तो ये हमारे सिमिलरली हमने ये 3 रिजल्ट ड्राइव कर लिए और इनको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, एक सेट के एलिमेंट और दूसरे सेट के एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करा। तो अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस गामा 1 गामा 2, फिर इनको डिफरेंशिएट करा। तो प्रोडक्ट टू लगा के आप देख सकते हैं, ये हमने पहले सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। और फिर इक्वेशन से हमने, ये समझ रहे हैं ना कहाँ से हम वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से दिस इज योर अल्फा 1 डैश, अल्फा 1 पुट कर देंगे तो अल्फा 1 और बीटा 1 हो गया। तो यहाँ पे ये बीटा 1 डैश या बीटा 2 डैश या गामा 1 या गामा 2 या गामा 3 डैश, यहाँ से हम यूज कर लेंगे रिजल्ट। तो जब हम यहाँ से रिजल्ट यूज करेंगे तो यू सी ये टर्म्स आप देख सकते हो, मैंने डिफरेंट कलर यूज करा है, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये जो ऑरेंज कलर की है ये टर्म, ये वाला कैंसिल आउट इसके साथ हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ, और ये ग्रीन वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है। तो यहाँ पे भी हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 0 है। तो व्हेन वी इंटीग्रेट तो वी गेट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 ले लिया यहाँ पे। फिर हम S इज इक्वल टू 0 कंडीशन यूज करेंगे सेट ऑफ सोल्यूशन का। तो अल्फा 1 आपका 1 था और बीटा 1 गामा 1 0 थे, और उसी तरह से इसमें बीटा 2 1 था, बाकी अल्फा 2 गामा 2 0 यहाँ भी यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका C2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, सो अल्फा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2 प्लस गामा 1 गामा 2 इक्वल टू 0 आ गया। सो इसी तरह से हम दूसरे यूज कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे सेट को करके हमने ये कर लिया, और तीसरे और पहले को करके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी गेट दिस 3, तो इक्वेशन 2 बोल दिया हमने। तो अगर दोनों को 1 और 2 को देखें तो हमारे पास टोटल 6 रिलेशन बने, वी हैव 6 रिलेशन फ्रॉम 1 एंड 2, और उनके एलिमेंट्स अल्फा 1 एक सेट, दूसरा और तीसरा है। Hence it follows that these sets are mutually orthogonal unit vectors, ठीक। क्योंकि ये वेक्टर हमारे पास, तो अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो हम +1 में ये पढ़ते थे,
कि L1 +2 में L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर आ जाए, 1 आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास डायरेक्शंस हैं, L जो हमारे पास ये वेक्टर हैं जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 1 आ रहे हैं, उसका मतलब इसका इसी के साथ हमने एंगल निकाला तो cos ऑफ 0 इज 1। और अगर हम डिफरेंट के यूज करें L1 M1 प्लस L2 M2 और N1 N2, हमारे पास cos ऑफ एंगल आ जाता था कि दो डायरेक्शन के बीच में एंगल है। ठीक, तो यहाँ पे भी एंगल है तो सेम के साथ तो 0 एंगल होगा तो 0 आपका cos ऑफ दिस आएगा। तो यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया कि जब हम सेम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम वेक्टर के साथ इनका एंगल ले रहे हैं यूनियन से, तो वो 1 आ रहा है, तो मतलब वो दो आपस में उनका एंगल 1 है और साथ में वो डायरेक्शन कोसाइंस है, उनका 1 आ रहा है एडिशन तो डायरेक्शन कोसाइंस, अदरवाइज डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और जब डिफरेंट यूज कर रहे हैं तो 0 आ रहा है इधर में, इसका मतलब सेम के साथ उनका जो एंगल है वो 0 डिग्री है और बाकियों के साथ जो है वो 90 डिग्री है। तो भी इसका मतलब इस तरह से एक वेक्टर्स बना, ये टी हो गया, ये हमारा एन हो गया, ये हमें बी हो गया। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वाई वी टेकिंग दिस, बिकॉज वी गोइंग टू फाइंड आर। जब तक आर नहीं होगा तब तक हम इस एन टी बी की बात कर ही नहीं सकते। तो हम उल्टा कर रहे हैं, हम कर्वेचर से जो हमारे रिजल्ट था वहां से हम चले हैं, हम वापस कर्व की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने टी फाइंड आउट कर लिया, एन फाइंड आउट कर लिया और बी फाइंड आउट कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन एस। तो यहाँ से देखो जब हमने टी फाइंड आउट कर लिया तो इफ आर इज इक्वल टू दिस, अगर आर डैश यहाँ से हम लिखते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू टी होता है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो व्हाट वी गेट, आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to s टी ds, और दैट इज नथिंग बट इट इज, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर दैट वी गेट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि टी तो हमें पता है, टी हमें कोई ना कोई जो फंक्शन मिलेगा वो एस पे डिपेंड करेगा। ठीक, क्योंकि टी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, टी इज ए वेक्टर अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अल्फा 3। जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रेशन को तो हमारे पास एक फंक्शन आएगा दैट डिपेंड अपॉन एस, and this r vector is the position vector of a point on a curve with curvature k, torsion and s, ठीक, s is respectively, and t and b are the unit tangent vector, principal normal vector and unit binormal vector respectively, hence the existence of the curve is proved. I think you got the idea कि हमारे पास अगर कर्वेचर, टॉर्सन और गिवन हो तो हम एक यूनिक कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज एग्जिस्टेंस पार्ट। सो आई थिंक दिस इज okay for this lecture. We will discuss in the next lecture.